वेलकम बैक वंस अगेन। हम लोग हाइगेंस का तरंग सिद्धांत सीख चुके हैं जो हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर पर आधारित था। आज हम लोग हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत जानेंगे, यानी उसी से आगे बढ़कर बात करते हैं। हेडिंग डालें, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगेंस ने अपने तरंग सिद्धांत में तीन कल्पनाएं की हैं, तीन बिंदुओं को शामिल किया। तो पहली लाइन तो यही लिखेंगे कि हाइगेंस के इस सिद्धांत में कुल तीन परिकल्पनाएं हैं। हाइगेंस के सिद्धांत में कुल तीन परिकल्पनाएं हैं। कुल तीन परिकल्पनाएं। चलो एक एक बात करते हैं। पहला नंबर, सबसे पहले हाइगेंस ने ये कहा कि तरंग के चलने की दिशा के लंबवत अगर एक हम ऐसा तल बनाएं जिसमें सभी कण समान कला में कंपन कर रहे हों, तो वो तल जो होगा वो तरंगाग्र होगा। यही तो परिभाषा थी तरंगाग्र की। यानी पहला बिंदु हमारा जो यहां पर है वो तरंगाग्र को परिभाषित कर रहा है। तो लिखिए, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत खींचा गया ऐसा तल जिस पर स्थित सभी कण समान कला में कंपन करें, तरंगाग्र होते हैं। तरंगाग्र होगा, यही लिख दो। पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरे बिंदु पे बात करते हैं। हाइगेंस ने कहा कि जो तरंगाग्र मिला हमें, उस पर जितने कण है ना, उन कणों, वो कण भी नया स्रोत का काम करेंगे तरंग पैदा करने का। स्रोत माने होता है जहां से डिस्टरबेंस शुरू हो। जैसे तालाब है, तालाब में एक पत्थर फेंक दो तो वहीं से तो तरंगे शुरू होंगी। तो वो बिंदु तरंग स्रोत कहलाएगा जहां पत्थर गिरा। तो ऐसे में यहां कह रहा हूं कि हाइगेंस ने बताया कि तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक कण यानी नए तरंग स्रोत का कार्य करेगा, और वो जो तरंगे निकलेंगी वहां से वो सभी दिशाओं में फैलेंगी। किस दिशा में जाएंगी? चारों तरफ। और वो तरंगे बोली जाएंगी द्वितीयक तरंगिकाएं। क्या बोली जाएंगी? इंग्लिश में कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या कहते हैं? ये सब तरफ फैलेंगी और उसी चाल से चलेंगी जिस चाल से पुरानी आ रही थी। जो चाल पुरानी, जो पहले से आ रही तरंग है, वही चाल इनकी नई वालों की भी होगी। द्वितीयक वालों की चाल वही रहेगी। ये दूसरे बिंदु पे उन्होंने चर्चा की। नहीं समझ में बात? तो चलो इसको लिखते हैं जरा। लिखिए, तरंगाग्र पर स्थित सभी कण नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। इनसे निकलने वाली तरंगे द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाती हैं।
द्वितीयक तरंगिकाएं, इंग्लिश में जाए तो लिख दें सेकेंडरी वेवलेट्स। द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाती हैं। ठीक है, और ये तरंगिकाएं सभी दिशाओं में जाती हैं, सभी दिशाओं में गति करती हैं। तथा इनकी चाल मूल तरंगों के समान होती है। ये दूसरा बिंदु, इतना नोट करो पहला काम। देखिए थर्ड परिकल्पना की बात कर ले। देखो हाइगेंस ने कहा था कि जो आपकी ये प्लेन जैसे बनाया था, समतल नहीं बताया अभी पीछे, अगर तल बनाया जाए तो वो तरंगाग्र का कार्य करेगा। तो इस पर स्थित सभी कण, ध्यान देना, जितने कण इस पर स्थित होंगे, ये कण यहां मान लो, एक यहां मान लो, एक यहां मान लो, एक यहां मान लो, देखो देखो ध्यान देना जरा, जितने भी कण होंगे ये सभी कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे। किसका काम करते हैं? हाँ, तो यहां से चारों तरफ देखो तरंगे निकलेंगी, इधर 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 सब तरफ फैली। तो उनको घेरने के लिए हमने एक गोल बना दिया, वृत्त बना दिया। ऐसे इस वाले कण को घेरो, इस वाले कण को घेर दो, इस वाले कण को घेर दो। जरा ध्यान से समझना, सभी कणों को घेरने वाले हमने ये डिस्टरबेंस दिखाए, यानी यहां से नई तरंगे निकल रही, फूट रही हैं और सब तरफ जा रही हैं। अब सुनो, अगर इन कणों से जो डिस्टरबेंस पैदा हुआ उन पर एक हम लोग एनवलप बनाए। एनवलप माने होता है स्पर्शी, देखो लिफाफा कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एक स्पर्श रेखा खींची कि नहीं खींची बताओ? यानी द्वितीयक तरंगिकाओं पर एक अगर लिफाफा तैयार किया जाए, यानी कि कवर तैयार किया जाए, यानी स्पर्शी तल बनाया जाए स्पर्श करता हुआ, तो ये जो तल है ना, ये नए तरंगाग्र की स्थिति को बताएगा। यानी ये एक नया तरंगाग्र पैदा हुआ। देखो अब यहां से अगली तरंगे शुरू होंगी। देखो अब इसमें जितने कण होंगे ना, ये सब समान उसमें कंपन करेंगे। यहां से फिर तरंगे नहीं निकलेंगी, नया तरंग स्रोत बन गया। देखो यहां से नई तरंगे फिर निकलेंगी, देखो ऐसे चारों तरफ। बात समझना मैटर को। ये देखो ऐसा निकली, बात को समझना। यहां से जो तरंगे निकलेंगी इनको भी द्वितीयक कहेंगे। अब इन्हें तृतीयक नहीं हो जाएंगे। पहली केवल मेन वाली प्राथमिक है, जहां एकदम शुरुआत हुई। इसके बाद जितना बार बार पैदा होंगी वो सब द्वितीयक बोली जाएंगी। नहीं तुम सोचो, अब तो तीसरे नंबर की है तो तृतीयक, फिर इसके बाद वाली चतुर्थक, पंचमक, षष्ठक, है ना? बोलो भाई। तो इस तरीके से अब फिर यहां एक मतलब बना सकते हो। देखो यहां देखो एक और स्पर्शी बनेगी, तो ये नया तरंगाग्र और आ गया। अगर मान लो पहले नंबर के तरंगाग्र का नाम तुमने ए बी कहा था, तो दूसरे नंबर को ए डैश बी डैश कह दिया। ऐसे ए डबल डैश बी डबल डैश ऐसे चलता जाएगा। देखो, और जब चलता जाएगा भैया देखो, और देखो और जहां ये बहुत दूर चला नहीं जाएगा, डिस्टर्ब होता भाई। तालाब में एकदम कहीं एक जगह डप से मारते हो कि नहीं, तो ऐसे गोल गोल ऐसा बनता है, फिर उसके बगल में एक और गोल गोल बनता है, फिर और गोल गोल बड़ा वो बनता जाता। बताओ ऐसा देखा? नहीं देखा तो आसपास कहीं तालाब हो, वहां जाओ, डूबो जाके, मतलब फेंको जाके पत्थर। तो देखना वो धीरे धीरे बाहर की तरफ चला जाता, डिस्टरबेंस चला जाता कि नहीं। तो बहुत दूर, अब सुनना जरा बात को, ये चीज ऐसे बड़ा होता जाएगा, बड़ा तो बहुत दूर जाके जब हम इसको देखते हैं, ध्यान देना,
तो ये हमें सीधा दिखने लगता है। कैसा? यही जो गोलीय दिख रहा था वो बहुत दूर जाके समतल तरंगाग्र बन जाता है। क्या बन जाता है? अब यहां पर जितने कण होंगे देखो, ये भी नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे। देखो जरा ध्यान दो, ये भी नया तरंग स्रोत है। देखो ऐसे। अब ये लगातार समतल ये आगे बढ़ेगा। अब यहां एक लिफाफा तैयार होगा। देखो फिर एक और बना सकते हो, फिर और ऐसे बढ़ता जाएगा अनंत तक। बोलो बोलो सब लोग बोलो। तो आओ का कहीं तक जा सकती है, ए डैश बी डैश ना, जहां तक माध्यम है वहां तक चलती रहेंगी। भाई तालाब का पानी जहां तक है वहां तक जाएंगी। अब पानी खत्म है तो कब मिट्टी को हिला देगा का? नहीं। तो ये बात यहां लिखनी है तीसरे पॉइंट में चित्र के साथ। तो सुनना जरा बात को, पूरा बनाना है वहां तक। एक और बात बता दें, ये बात हम किसी को बताते नहीं, सिर्फ तुम्हें बता रहे हैं और तुम बताना नहीं किसी को और। ठीक है? अगर हम चाहते तो पीछे भी तो एक एनवलप बना सकते थे। देखो बैक साइड नहीं बना सकते हो? इसको CD नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? हाइगेंस ने बैक साइड के तरंगाग्र पे कोई प्रकाश नहीं डाला, मतलब उस पे बात नहीं की, चुप्पे बने रहे। यही बात लिख देना लास्ट में कि हाइगेंस ने पश्चगामी तरंगाग्र के संबंध में कोई मत व्यक्त नहीं किया है। ठीक है? अब नहीं किया तो अब वो मर गए, उनका कौन पूछे जाके उनसे। अब तुम मर जाना तो जाके पूछ लेना स्वर्ग में, हाइगेंस मिल जाए, ढूंढना उनको कि कहा है इसके बारे में, कहा नहीं बात की थी। तो भैया उतारा ना, फिर नरक में ढूंढना। अब सुनो, अरे आजकल वहां भी लैपटॉप है हेमराज के पास भी, तुम खाली बताना कि हाइगेंस के बारे में बताओ कहाँ है, पूरा निकाल के उनका आधार दे देंगे वो। तो लिखे। अच्छा थर्ड पॉइंट प्लीज, पहले लिख लेना बाद में चित्र बनाना। तो लिखना तीसरे पॉइंट में, यदि द्वितीयक तरंगिकाओं पर आगे की ओर स्पर्शी तल बनाया जाए तो वह तरंगाग्र की नई स्थिति होगी। तो वह तरंगाग्र की नई स्थिति होगी। और नीचे लिख देना, हाइगेंस ने पश्चगामी तरंगाग्र पर कोई विचार नहीं रखा है। नोट कर लो। अब देखिए हम बात करते हैं, अगर कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, जैसे मान लो वायु से जल में जाए, जल से कांच में जाए, माध्यम बदला। तो माध्यम बदलने में क्या तरंग दैर्घ्य भी बदलता है? अगर बदलता है तो किस प्रकार से बदलता है? तो पहली एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी माध्यम बदलेगा ध्यान रखना, ये पॉइंट याद कर लेना, लिख लेना। केवल एक राशि ऐसी है जो नहीं बदलती है, वो है आवृत्ति। क्या है? आवृत्ति कभी भी माध्यम बदलने पर परिवर्तित नहीं होगी। बाद बाकी सब बदलेगा, जैसे चाल बदल जाएगी, तरंग दैर्घ्य बदल जाएगा, और भी चीजें बदल जाएंगी। तो आप सबसे पहले एक बात यह लिख लो, जब तरंगे एक माध्यम से
जब तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो उनकी आवृत्ति कभी नहीं बदलती है, आवृत्ति कभी नहीं बदलती है। ठीक है भैया लोगों, एक तो बात ये हो गई। अब हम बात करते हैं आगे। हमने मान लिया कि पहले प्रकाश किरण वायु में है। कहां है? हवा में है। तो हम कह रहे हैं जब प्रकाश किरण की हम बात कर रहे हैं, प्रकाश पे ज्यादा चर्चा हो रही है। जब प्रकाश किरण वायु में है तो देखो, तुमने एक सूत्र कभी सुना होगा, V बराबर N लैम्डा। नहीं सुना है तो बता देते। V मतलब वेग होता है, N मतलब आवृत्ति होती है, लैम्डा माने तरंगदैर्घ्य। लेकिन इस चैप्टर में हम आवृत्ति को N नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम अपवर्तनांक को N लिख रहे हैं ना लगातार। देखो प्रकाश पढ़ाने में देखो बताया था N क्या होता था, अपवर्तनांक। इसलिए हम आवृत्ति का चिन्ह बदल रहे हैं। हम लिख रहे हैं इसी सूत्र को। भाई जब ये प्रकाश वायु में है तो चाल को हम क्या लिखते हैं? C लिखते हैं कि नहीं बताओ? तो V की जगह क्या हो गया? C। आवृत्ति के लिए हमने न्यू इस्तेमाल किया। क्या इस्तेमाल किया? न्यू। हाँ, इसको न्यू पढ़ते हैं। और तरंग दैर्घ्य के लिए लैम्डा। तो जब प्रकाश किरण वायु में थी तो सूत्र बना C बराबर न्यू लैम्डा। अच्छा, जब प्रकाश किरण जल में चली गई, हमने जल में मान लिया, तो वायु से कहां जा रही? जल में। जब प्रकाश किरण जल में पहुंची तो देखना जरा, वेग बदल जाएगा, C नहीं रहेगा। अब हम उसको V कह देंगे। क्या कह देंगे? आवृत्ति बदलनी ही नहीं, पहले बोल दिया। आवृत्ति वही रहेगी, न्यू ही। लैम्डा बदल जाएगा तो हमने लैम्डा में नीचे डाल दिया सफिक्स W। W माने वाटर। तो अब ये सूत्र W के लिए बन गया। बताओ, ये दूसरा समीकरण, दोनों का भाग कर दो। देखो, समीकरण 1 बटे समीकरण 2, तो C बटे V, न्यू न्यू कट गया, लैम्डा बटे लैम्डा। अच्छा एक बात बताओ, प्रकाश की वायु में चाल बटे प्रकाश की माध्यम में चाल, काहे का सूत्र होता है? अपवर्तनांक का। याद है? ये N हो गया अपवर्तनांक। अपवर्तनांक N बराबर लैम्डा बटे, या हम मान लो जल में निकालना चाहें लैम्डा का मान, और वायु में दिया हो, अपवर्तनांक दिया हो, तो ऐसे भाग करके निकाल सकते हो। नोट करो इसको पूरा।